तो यस हेलो गाइस, ये वीडियो में हम क्विकली अपने जो ESG की सप्लीमेंट आई है उसको मैं तुम्हें गो थ्रू करवाऊंगा। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो इट इज ओनली एंड ओनली गिवन इन चैप्टर नंबर 9, दैट इज डेटा गवर्नेंस। हाँ जी, हाँ, चैप्टर 19 चैप्टर 20 में भी थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आए हैं, मतलब सप्लीमेंट में बातें दी गई है, वो मैंने पूरा का पूरा तुम्हारा ड्यूरिंग रिविजन लेक्चर्स कवर कर लिया है, राइट। अब इस वाले वीडियो में मेजरली मैं फोकस रखूंगा ऑन योर चैप्टर नंबर 9, दैट इज डेटा गवर्नेंस। बाकी चैप्टर्स में भी है अमेंडमेंट, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, फिर ग्रीन इनिशिएटिव्स हो गए, है ना। इस चैप्टर में भी थोड़े थोड़े बहुत है, पर वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है अपने एग्जाम्स के लिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंस वो होल्ड नहीं करता है जिसको तुम बहुत ज़्यादा समय दो। मैं एक बार सजेशन दूंगा कि मैं आपको ये PDF जो दिया हूँ उससे एक रीडिंग दे देना, पर मैं जो अभी बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आने का संभावना मेरे हिसाब से तो 80% है ही है, कि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी जो क्वेश्चन छाप दिया है उसमें ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है बॉस, छप चुका है मेरे हिसाब से। वो क्या है, डेटा गवर्नेंस में से सवाल। ठीक है, तो चलो शुरू करते, शुरू करते। चैप्टर 1 गोली मारो, ऐसे भी चैप्टर 1 2 को अपन इतना भाव देके पढ़ते हैं नहीं, घटिया सा है। आओ चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़े अमेंडमेंट्स इसमें है, दैट इज डेटा गवर्नेंस। ठीक है, अब देखो इसमें अपन को इन्होंने पढ़ाया है 3 चीजें। कितनी चीजें पढ़ाई है? 3। एक पढ़ाया अपने को DPDP एक्ट। कौन सा एक्ट है बोलो? DPDP एक्ट। DPDP क्या है सर? ये DPDP क्या है? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो ये एक्ट के बारे में अपने को पढ़ाया गया। फिर दूसरा AI इन डेटा प्रोटेक्शन, है ना, डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पे इंटीग्रेट करा गया है, क्या इस पे रहेगा, वो एक है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ भी रहेगा तो ये पॉइंट नंबर 2 रहेगा। पूरा डेटा गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, बट ये पॉइंट नंबर 2 और भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी AI बहुत ज्यादा हाइप में बाबू, है ना, बहुत ही ज्यादा हाइप में कुछ चीज है। तो एक तो है वो कौन, एल्विस भाई, नहीं, कौन है अभी हाइप में? रील्स देखते हो कि नहीं तुम लोग? कौन है हाइप में अभी? हाइप में कौन है? ऐसी है 80 तो 80 क्या बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, है ना। तो वो है, क्या है, हाँ है ना, बस बिल्कुल वो सनी, ये हाइप में है, और दूसरा AI बहुत हाइप में है। तो मुद्दा वही है, मुझे इसका रिमोट दे देना, AC का रिमोट। हाँ, तो अपना वो सन्नी भाई ये तो हाइप में है ही, और AI बहुत हाइप में, तो उस पर सवाल डेफिनेटली बनेगा। एंड तीजा क्या होगा जी तुम्हारा इसमें? अभी नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। और तीसरा मैसेज कर देना मेरे को, मैसेज ड्रॉप कर दे। तीसरा कुछ हाइप में है, टू से अपने पास अमेंडमेंट में है, तो दैट इज डेटा गवर्नेंस को लेके कोई काउंसिल वगैरह है, वो काउंसिल ने डेटा ऑफिसर्स वगैरह के बारे में बताया है ना, तो वो सारी बातें। तो ये 3 पार्ट्स में तुम इस अमेंडमेंट को पढ़ोगे, क्लियर है? ये 3 को तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, तुम देख सकते हो ये वीडियो ज्यादा लंबी है नहीं, फट अब मैं खत्म करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर ये किधर है? ये आपको मिलेगी मेरी टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या आया तुम्हारा? DPDP एक्ट, दैट इज डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले इनैक्टमेंट एंड पर्पस, बहुत बेसिक। ये कब आया? 11 अगस्त 2023 में आया है। क्यों आया है? इसका एम क्या है? इट एम्स to regulate the processing of digital personal data, balancing individuals' right to data protection and lawful processing of data। सिंपल सी बात, जो लोगों का पर्सनल डेटा आजकल कंपनीज के पास है, भाई आज की डेट पे तुम्हारे से ज्यादा वो कंपनी को पता है तुम्हारे बारे में। कौन सी कंपनी सर? ले लो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। व्हाट्सएप, है ना, जोमैटो, योर ईटिंग हैबिट्स फॉर जोमैटो। तो तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे बारे में वो कंपनीज को पता है भाई आज की डेट पे, क्योंकि वो डेटा प्रोसेस उस तरीके से करा है और तुमने वो इस्तेमाल भी उतने लेवल पे किया है। ये सर नो, तो मुद्दा वही है। मैं यहाँ के मैं सिर्फ इधर देख रहा हूँ यार, वो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, तो इसलिए 10 बार नजरबाज आ रही है, बाकी कुछ नहीं। चकना नहीं हूँ मैं, बहुत मारूंगा। यस, सो क्या है एम? क्या नंबर 1?
प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा सही से होना चाहिए, राइट टू डेटा प्रोटेक्शन, वो डेटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, एंड जो डेटा प्रोसेसिंग हो रही है वो लॉफुल रहना चाहिए। सर समझा नहीं, रुक जाओ ना, आएगा तब पढ़ेंगे, तब ये चिल्लर लगेगा ये वाला पॉइंट। देखो अब एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का सवाल है एक्सपेक्ट। ये एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है ना अजी, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? तो देखो ये एक्ट उस सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो डिजिटली पब्लिक का डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या कहता हूं मैं, ये वाला एक्ट हर उस डेटा फिड्यूशरी क्या होती है सर? डेटा फिड्यूशरी मतलब एक ऐसी बॉडी जो लोगों का डेटा कलेक्ट करती है, दैट इज डेटा फिड्यूशरी। क्या जोमेटो एक डेटा फिड्यूशरी है? यस, जोमेटो एक डेटा फिड्यूशरी है। फेसबुक एक डेटा फिड्यूशरी है? हाँ जी है। तो हर वो कंपनी, हर वो व्यक्ति जो लोगों का डेटा कलेक्ट करता है वो डेटा फिड्यूशरी है। सर मोहल्ले की आंटी, हाँ भाई वो भी डेटा फिड्यूशरी है, पर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर सकते ना। हाँ जी। तो applies to processing of digital personal data within India। क्या कहता हूं मैं? प्रोसेसिंग, जो भी चीज, जो भी फिड्यूशरी डेटा प्रोसेस करता है, वो डेटा कैसा होना चाहिए? पर्सनल डेटा होता चाहिए, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा, अच्छा विद इन इंडिया, अच्छा जो आउटसाइड इंडिया डेटा कलेक्ट करते हैं सर, जैसे कि कौन हो गया? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, व्हाट एल्स, जो फेसबुक तुमने बताया, फेसबुक, जोमेटो तो विद इन इंडिया है, फेसबुक, ये सब लोग आउटसाइड इंडिया से इंडिया का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो क्या सर हम उनका गर्दन पकड़ सकते हैं क्या इस एक्ट में? यस, उनका भी गर्दन पकड़ा जा सकता है। प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया, क्या कह रहा है? प्रोसेसिंग कहां पर जी मेरी जान? आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इफ रिलेटेड टू द ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू डेटा प्रिंसिपल्स विद इन इंडिया, मतलब वो बाहर वाले अगर इंडिया में कुछ भी सर्विसेज अपने दे रहे हैं एंड इंडियन व्यक्तियों का डेटा ले रहा है, तो उनके ऊपर भी डीपीडीपी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो देखो, योर पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड इन इंडिया, भले फिर वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सबसे पहला कि योर पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड इन इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड दूसरा इवन इफ फॉरेन कंपनी कलेक्ट्स योर डेटा, इवन इफ फॉरेन कंपनी कलेक्ट्स योर डेटा, जैसे अमेजॉन एंड नेटफ्लिक्स हो गया। क्लियर है? एंड बदले में वो आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इंडिया में ऑफर करते हैं। ठीक है भाई, पर सर किस पे एप्लीकेबल नहीं होता ये भी तो बता दीजिए कि इट डज नॉट अप्लाई, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? तो ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। किस अरे उसके ऊपर जो डेटा तुमने तुम्हारे पास सेव रखा है, पर्सनल और डोमेस्टिक यूज ऑफ डेटा बाय इंडिविजुअल्स। क्या कह रहा है? इंडिविजुअल मतलब तुम और मेरे जैसे लोग, ठीक है। जैसे मान ले तूने तेरे फ्रेंड का बर्थ डेट तेरे फोन में सेव किया नोट्स में, किधर? तेरे नोट्स में। अगर कल को जाके वो लीक हो जाता है तो क्या तेरा फ्रेंड तेरे ऊपर डीपीडीबी एक्ट के तहत केस वेस फाइल कर सकते हैं? जी ना जी घंटा, कुछ भी क्या बोल रहे हो सर, क्या ही कहते हो? यस, सो इट डज नॉट अप्लाई। कब? जब कोई भी पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए वो डेटा सेव रखता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज के लिए, जैसे मैंने फ्रेंड का बर्थडे मेरे याद रखने के लिए पर्सनल यूज, वही मैं कहता हूँ जोमेटो तुम्हारे से डेटा क्यों कलेक्ट करता है? क्या उसका पर्सनल या डोमेस्टिक यूज है? क्या नहीं, कमर्शियल यूज है। तो इतनी सी बात याद रखो, अगर कमर्शियल यूज के लिए डेटा लिया जा रहा है तो एप्लीकेबल होगा डीपीडीपी एक्ट। अदर देन कमर्शियल है, मतलब पर्सनल या डोमेस्टिक यूज है, तो नॉट एप्लीकेबल। तो नंबर 1 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड नंबर 2 और किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ऐसा डेटा विच इज पब्लिकली अवेलेबल, है ना। कौन सा डेटा? ऐसा डेटा विच इज पब्लिकली अवेलेबल। क्या मतलब हुआ सर? अरे मान लो मेरा जो अमेंडमेंट का लेक्चर है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जी, मैंने कहा अपलोड कर दिया जी, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर मान लो कोई छोटी सिटी का फलाना ढिमकाना क्लासेस है, नाम नहीं लूंगा, कोई भी फलाना ढिमकाना क्लासेस है, उस क्लास के टीचर ने क्या किया? यही मेरा वाला एक्ट, मतलब सॉरी मेरा वाला एक्ट कहता हूँ, मेरा वाला लेक्चर यूट्यूब से उठाया, है ना। यहाँ पे ऊपर यूनिक का नाम उसने हटाया, इधर छाती पे कुछ तो भी AIBI की मदद से इधर उसका अपना लोगो लगाया, और भाई ने चढ़ा दी वीडियो। और भाई ने क्या कर दी? वीडियो चढ़ा दी अपने यूट्यूब पे, बोल के ये हमारा अमेंडमेंट लेक्चर है। शायद उसने मेरा चेहरा भी ढक दिया या कुछ भी किया, मतलब उससे सिंपल सी बात है, मेरे से मेरा वाला जो डेटा, ये मेरा डेटा है ना, दिस इज ESG लेक्चर, दिस इज माई डेटा, दिस इज यूनिक एकेडमिक्स डेटा, नोबडी एल्स कैन यूज। पर उसने डाल दिया। टेल मी, क्या मैं उसके ऊपर डीपीडीपी एक्ट के तहत केस वेस फाइल कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या मेरी जान? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते। क्यों भाई? लीक क्या होता है ना? लीक क्या होता है?
जो बहुत ज़्यादा तुमने सेंसिटिवली संभाल के रखा है, फिर वो बाहर आए उसको लीक बोलते हैं। ये ऑलरेडी तेरा यूट्यूब पब्लिक है, इसको और क्या लीक करोगे? तो भाई ऐसे मुद्दों पे डीपीडीपी एक्ट नहीं आता है। डीपीडीपी एक्ट क्या बोलता है? मैं तेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके ऊपर? जहाँ पे पर्सनल डेटा इज वॉलेंटरली डिस्क्लोज। अरे ऑलरेडी वॉलेंटरी, मैंने खुद ने डिस्क्लोज कर रखा है यूट्यूब पे, है ना? मतलब मैंने ही यूट्यूब पे क्या करके रखा है? मैंने ही पब्लिक करके रखा हुआ है। तो भाई कोई और व्यक्ति उसे लीक कर रहा है तो ये क्या बात हुई यार? कुछ भी क्या बोलते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना? ऑलरेडी पब्लिक है ना यार, क्या लीक होगा यार? ऐसे ही तुम बदनाम हो यार, क्या करते हो? समझे? तो दिस इज एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। बहुत ब्यूटीफुली, आई होप सो मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ एक्ट, बस इधर तक ही एक्ट ही है। अरे तुमको शॉर्ट नोट वोट नोट लिखना है, कुछ भी आया ये चेप देना है ना? डीपीडीपी एक्ट का कुछ भी सवाल आया, पूरा का पूरा चेप दो, मस्त 5 नंबर चेप के आ जाना। फिर क्या आता है? की फीचर्स ऑफ एक्ट। ये एक्ट के क्या क्या की फीचर्स है? ठीक है, सबसे पहले ये एक्ट ने डेटा फिड्यूशरीज पे ऑब्लिगेशन डाल दी, है ना? क्या बोलता है? डेटा फिड्यूशरी कौन था सर? डेटा फिड्यूशरी मतलब हर वो व्यक्ति जो डेटा कलेक्ट करता है फॉर कमर्शियल पर्पस। Amazon, Netflix, Zomato, Swiggy, each and every person is a data fiduciary. तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी क्या? That the personal data must ensure lawful and reasonable processing. एकदम लॉ के दायरे में एंड एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तहत आपको डेटा की प्रोसेसिंग करनी है। दूजा, प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रंस डेटा। मतलब क्या भाई? बच्चों का डेटा। अरे हाँ ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह नहीं रहते क्या? क्या रहते? जहाँ पे बच्चों से कंसेंट मांगी जाती है, बच्चों वाले ऐप्स रे, राइट? तो वही बोला गया है, जो भी चिल्ड्रंस का डेटा है या जो भी चिल्ड्रन वाला एप्लीकेशन है, मेक श्योर करना कि वहाँ पे एडिशनल सेफगार्ड्स रहे। वरना तुमको तो पता ही है, अपन कुछ गेम वेम देखते रहते या गेम खेलते रहते, उसमें बीच में से ऐड आ गई। कैसी कैसी ऐड होती है पता है कि नहीं? है ना? बहुत डेंजर ऐड आती है, तुमको पता ही है, बीच में से ही धप्पा। तो भाई वो एप्लीकेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जो भी कंपनी की वो एप्लीकेशन है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स रहे। भाई बच्चों का ऐप है, वहाँ तुम डिंग डंग डोंग डोंग वगैरह के कुछ, भाई हाँ वैसा तुम समझ चुके हो। तो वो वाले बाबू एड्स मत चलाओ, फालतूगिरी कर रहे हो क्या? पीटेगा डीपीडीपी तुम्हें। तो चिल्ड्रंस डेटा पे बहुत फोकस दिया, एंड जितने भी चिल्ड्रंस के कोई एप्लीकेशन है उसमें कंपलसरी प्री ऑथराइजेशन ऑफ पेरेंट्स कर दिया है ना? दैट द पेरेंट्स मस्ट गिव कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ इट्स किड्स। किड्स मतलब कौन हुआ सर? 18 के नीचे वालों को इन्होंने यहाँ पे किड्स रेफर किया है। क्लियर है? चलो ये हो गया बच्चों के लिए। तो एडिशनल सेफगार्ड्स फॉर माइनर्स, मतलब किड्स, माइनर्स हो गए ना 18 के नीचे। फिर एडिशनल ऑब्लिगेशन फॉर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा कंपनीज अपने पास रखती है उनके ऊपर और लॉज लगवाए। जो डेटा कलेक्ट करती है उनके तो ऊपर है ही, जैसे कि क्या यार, चल मान ले जो है क्या, मान लो मैं कहीं लॉगिन कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन के पास मेरा क्या ही जाएगा? उसके पास मेरा जाने वाला है फ़ोन नंबर, मेल आईडी, नाम, उससे ज़्यादा क्या? अरे उसके पास क्या मेरा बैंक अकाउंट नंबर जा रहा है क्या? नहीं सर, वो उनके पास तो नहीं जा रहा। क्या उसके पास मेरी मेडिकल हिस्ट्री जा रही है क्या? मुझे क्या है क्या नहीं? नहीं। तो वो जो है उनके ऊपर भी लगाया है डीपीडीपी पर और ज़्यादा ऑब्लिगेशन, है ना? मतलब गला तो पकड़ा है सबका, पर और ज़्यादा गला किसका पकड़ा है? ऐसी कंपनीज का जिन पे बहुत सेंसिटिव डेटा है। क्या है? जिन पे क्या है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा, जैसे बैंक्स हो गए, बैंकिंग कंपनीज, भाई साहब ज़बरदस्त। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, भाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए आज डेटा प्रोटेक्शन सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। सर क्यों? अब आगे फार्मास्यूटिकल कंपनी के केस स्टडी पढ़ने वाले इसी अमेंडमेंट लेक्चर में आपको समझेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज, इंपॉर्टेंट जो डेटा फिड्यूशरीज है उन पे और ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं। फिर राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा, क्या कहता है? अरे भाई मैंने डेटा दिया है ना वहाँ पे, है ना? मैंने डेटा दिया ना, मुझे मेरी मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास है, तो क्या मैं चेक नहीं कर सकता हूँ क्या? भाई मैं कर सकता हूँ। आई शैल हैव राइट टू एक्सेस माय पर्सनल डेटा। हाँ, दूसरों की नहीं। मान लो मैंने कार लिया हूँ, क्या लिया हूँ? कार लिया हूँ, है ना? या मैं सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहा हूँ, मुझे वो सेकंड हैंड कार की चाहिए इंश्योरेंस हिस्ट्री की, भाई किधर ठुकी वगैरह तो नहीं है ना?
इसका इंश्योरेंस वगैरह तो क्लेम नहीं किया हुआ है, इंश्योरेंस हिस्ट्री से पता चलता है, तो क्या मैं मांग सकता हूँ क्या इंश्योरेंस कंपनी से? देना पड़ेगा। सो इट इज माई राइट टू एक्सेस पर्सनल डेटा। इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस एंड रिव्यू देयर पर्सनल डेटा फ्रॉम डेटा फिड्यूशरीज। डन। राइट टू ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी क्या? ग्रीवियंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर कुछ शिकायत है उस डेटा को लेके कि मेरा डेटा बाहर कैसे गया ये वो, तो यू शुड हैव अ ग्रीवियंस मैकेनिज्म। एंड लास्ट, ड्यूटीज ऑफ डीपी। ड्यूटी ऑफ क्या बोल रहा है? डीबी कौन है? डेटा प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा प्रिंसिपल मतलब कौन सर? डेटा फिड्यूशरी समझा? अरे समझो, इन्होंने है ना भारी भारी नाम दिए, बाकी फालतूगिरी कर रखी है और कुछ नहीं। डेटा फिड्यूशरी कौन है? डेटा फिड्यूशरी मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनी जिसके पास तुम्हारा डेटा है ना, तो ये होगा डेटा फिड्यूशरीज। एंड तुम जो अपना दनादन डेटा देते रहते हो कंपनीज को, तो तुम कौन हो? तुम डेटा प्रिंसिपल्स हो। तुमको क्या बोला गया? डेटा प्रिंसिपल्स। ड्यूटीज ऑफ यू, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए क्या है? क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डिंग द पर्सनल डेटा। अरे अपने को इंडिविजुअल्स की क्या ड्यूटीज है वो नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये एक्ट में क्या क्या दिया गया है वो बताया गया है। पूरा एक्ट तो ऑब्वियसली अपने को नहीं पढ़ना है। गेटिंग इट? सो यू विल ऑल्सो गेट दी ड्यूटीज। तुम्हारी क्या ड्यूटीज रहेगी? एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है, वही किसी भी ड्यूटीज रहेंगी, कुछ इतना खास नहीं। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ, आई होप सो। यहां तक क्लियर है? ये फीचर्स हो गए इसके। फिर अब डीपीडीपी आने से ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या इंपैक्ट आया? ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या इंपैक्ट आया? भाई बैंड बज गई। बैंड नहीं, बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए लोग। जैसे एम्प्लॉयज का डेटा अभी इससे वैसे नहीं जाता है, एचआर बहुत केयरफुल रहता है एम्प्लॉयज का डेटा संभालने के। भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हमारा आईटी डिपार्टमेंट बहुत केयरफुल हो गया है सब चीज़ों को लेके। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल फंक्शंस इंक्लूडिंग लीगल, आईटी, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट एकदम ये हो गए, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए। ऑर्गेनाइजेशन मत अडेप्ट विद द पॉलिसीज। अभी जो डीपीडीपी एक्ट के पॉलिसीज वगैरह है, या जो कंपनी ने इंटरनल पॉलिसीज बनाया, अब उनको एकदम सटीक रहना पड़ेगा उस पर। अच्छा, पॉलिसीज किस किस चीज़ को लेके बना सकते हैं? डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, रिटेंशन एंड डिस्पोजल। आई होप सो इट इज क्लियर। 4 पॉइंट्स, पूरा डीपीडीपी एक्ट खत्म। पहले में क्या बोल रहा है कि डीपीडीपी एक्ट कब आया और क्यों आया, है ना? क्यों आया जी? अपने को बताया भी, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स इट। अप्लाई किस पे होता है? हर वो व्यक्ति पे अप्लाई होता है, भले फिर वो इंडिया में हो कि बाहर हो, जो लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है। किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? हर वो व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिसने अपने पास डेटा रखा है फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज। जोमैटो वगैरह कमर्शियल यूज के लिए करता है। एंड और सर किस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था? अरे उस पे एप्लीकेबल नहीं होता है जिसके पास पर्सनल डेटा तो है, पर उसने पर्सनल डेटा अपना पब्लिक कर रखा है। लो मजे करो। भाई तूने ऑलरेडी पब्लिक कर रखा है, अभी क्या लीक करोना रोएगा तू? हट बग यहाँ से। समझा? की फीचर्स क्या है? ऑब्लिगेशन डाल दिया डेटा फिड्यूशरी पे, है ना? बच्चों के डेटा पे बहुत ज्यादा ये लाया गया, उस पर रेगुलेशन लाया गया। तीसरा, एडिशनल ऑब्लिगेशन फॉर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा फिड्यूशरीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग जैसे, उन पे और ज़्यादा ऑब्लिगेशन लाया है कि भाई मेरे पास राइट होना चाहिए, राइट टू एक्सेस माय पर्सनल डेटा, है ना? अगर कुछ मुझे ग्रीवेंस रहेगी, शिकायत रहेगी, तो किसके पास जाके करूँ? वो ग्रीवेंस मैकेनिज्म होना चाहिए कंपनी के पास, डीपीडीपी बोलता है। एंड लास्ट पॉइंट, मेरी बीइंग अ पर्सन, जब मैं दनादन कंपनीज और एप्लीकेशंस पे डेटा बांटता हूँ, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? राइट। सो ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल, तुझे बोला गया डेटा प्रिंसिपल, जो डेटा कलेक्ट करता है दैट इज डेटा फिड्यूशरी। आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर, है ना? यस। अब ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया डेटा गवर्नेंस के अमेंडमेंट का, दैट इज डीपीडीपी एक्ट, खत्म भाई। अब दूसरा आता है मेरा एआई कॉम्प्लीमेंटिंग डेटा गवर्नेंस। मतलब ये जो डेटा गवर्नेंस है इतने सालों से, अब इसमें मस्त किसका तड़का लगाना है? एआई का तड़का लगाना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द होल रिवीजन सीरीज, आई गेस। ठीक है, मुझे बहुत लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि एआई किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है डेटा गवर्नेंस को। तो बस 4 पॉइंट्स का आंसर है, बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा गवर्नेंस मतलब क्या यार? डेटा गवर्नेंस मतलब वही सर कि कंपनी एक पॉलिसी बनाए, एक डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाए, जिसकी वजह से कंपनी के पास जो डेटा है वो सही तरीके से कलेक्ट हो,
सही तरीके से स्टोर हो, सही तरीके से मैनेज हो एंड सही तरीके से सही लोगों के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी जाए, उसके ऊपर एक भी व्यक्ति के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो डेटा गवर्नेंस इज होल अबाउट हैंडलिंग डेटा एंड डेटा प्रिवेसी। ठीक है, अब बात आती है सर, क्या हम डेटा गवर्नेंस में एआई का तड़का लगा सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, तुम एआई का तड़का लगा सकते हो, है ना। आज की डेट पे कंपनी के पास जो डेटा वगैरह आता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पुअर डेटा रहता है, वो डेटा से कुछ भी कन्वर्जन नहीं मिलता है, मतलब कोई भी उल्टे सुल्टे भर लेता है, बहुत बारी गलत डेटा रहता है ना। तो एआई भाई तुम्हें 100% मदद करेगा, किसमें? टू फाइंड एरर्स एंड रेक्टिफाई इट। हर सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास नाम है और फोन नंबर है ना। अब मैं अगर छाटने बैठूं फोन नंबर्स जो कि गलत है, गलत मतलब क्या सर? जिसमें से 9 डिजिट है, जो फोन नंबर देख के ही पता चल रहा है फालतू कुछ भी नंबर डाला है, ऐसा नंबर डाला है क्या 7777777772, ये क्या बात हुई? ऐसा नंबर होता ही नहीं है, हटाओ इसको, इस पर काम ही नहीं करना है ना। बेसिकली जितना कम टाइम लगे मेरे लिए उतना बेहतर है, यस और नो बॉस। तो डेटा क्लीन करने के लिए एआई बहुत बड़ा मदद करेगा तुम्हें। या चलो नाम ऐसा नाम डाला एक व्यक्ति ने, राहुल ने ऐसा नाम डाला है, भाई ये समझ लेता है ऐसा नाम तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना, कुछ भी कर रहे हैं राहुल, हटाओ फालतू आदमी है। तो बेसिकली फिल्टरिंग का काम पूरा एआई तुम्हारा करेगा इन डेटा का। गेटिंग इट? तो आ जाओ, तुम्हें पढ़ना क्या है, ये एक बेसिक इंट्रो, इसको रीडिंग दे देना। AI powered data governance offered several benefits. एग्जाम में सवाल आएगा, what are the benefits of integrating AI with data governance? कितने पॉइंट्स है भाई? 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स याद रखने, बाकी नहीं, है ना। फिर ये एक पॉइंट भी खत्म हो जाएगा अपना। सबसे पहले क्या है? इंप्रूविंग द डेटा क्वालिटी। वही मैंने अब भी बताया यार, वही बात, ये कॉपी कर दिया इसी से मेरी, क्या कि बॉस डेटा की क्वालिटी बढ़ती है। मेरे पास 1000 का डेटा है ना, नॉट नेसेसरी सब में सही हो, बहुत लोगों ने फालतू फोन नंबर डाले, गलत तरीके से नाम डाला, गलत ईमेल आईडी डाला। एआई को एक प्रॉम्प्ट दे दूं, एआई विद इन 10 सेकेंड्स मुझे क्लीन डेटा दे जाएगा कि हाँ दिस माइट बी योर एक्यूरेट डेटा। मतलब उसमें से डेफिनेटली वो गलत छलत फोन नंबर, गलत छलत नाम, गलत छलत ईमेल आईडी हटा दे। अब 1000 में से दिख रहा है 600 डेटा अच्छा क्लीन है। अब मुझे काम करना था 1000 पे, अब करना है 600 पे। क्या मैं मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त बचा लेता हूँ क्या? बिल्कुल, जो मैं मेरे बिजनेस में लगा के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर सकता हूँ। समझ रहे? तो दैट इज इंप्रूविंग डेटा क्वालिटी का बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग एआई इन डेटा गवर्नेंस। रिलायबल डेटा एनहांसेस डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स। यस, रिलायबल डेटा, जितना डेटा रिलायबल रहेगा उतना डिसीजन मेकिंग आसान होगा, उतनी स्ट्रेटेजी मेकिंग आसान रहेगी। सो एआई के एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे तेरे एरर्स, उसे करेक्ट करेंगे, तेरी जो इनकंसिस्टेंसी उसे रिड्यूस करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, डेटा क्वालिटी एनहांस करना, है ना। ये डेटा तुमको स्टैंडर्डाइज करके देगा। स्टैंडर्डाइज करके देना मतलब क्या होता है सर? मान लो सबके फोन नंबर के आगे उसका ISD कोड है, जैसे +91 इंडिया का है ना, 2-3 लोगों ने नहीं लिखा है, बाकी लोग ने लिखा है, तो एआई को बोल देंगे सबके ISD कोड डाल दियो, लगेज डाल के दे देगा, स्टैंडर्ड करके देगा डेटा, तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में डाल के देगा। तो वही है। तो दिस इज बेसिकली इंप्रूविंग डेटा क्वालिटी। मन से लिखो भाई अंदर का। अपन इतने आधुनिक है ना, आधुनिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी है ना, अपन अभी इतना इस एआई के फील्ड में बोलो या एआई के जनरेशन में बोलो इन्वॉल्व है कि बेनिफिट्स तो अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ हेडिंग याद होनी चाहिए। डेटा क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब कैसे इंप्रूव होगी? अंदर भाई 4 लाइन भर दे, जरूरी नहीं यही लिखे तो, ठीक है। दूसरा, ऑटोमेटिंग डेटा कंप्लायंस। भाई सब तुमको पता है ना, डेटा कंप्लायंस रहता है। डेटा कंप्लायंस मतलब क्या सर? सारे के सारे लॉज फॉलो कर रहा है वो। डेटा प्रिवेसी को लेके बहुत सारे लॉज है, राइट। तो एआई को तुम इस तरीके से ट्रेन करके इनपुट्स दे दो कि एआई तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा कंप्लायंस कर दे। मतलब कोई कस्टमर ने अपना डेटा उसके पास डाला तो ऑटोमेटिकली उस पर सिक्योरिटी लग गए, पासवर्ड्स लग गए, सब ऑटोमेटिक हो गई चीज़। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन टाइम बचा। अगेन क्या बचा? टाइम बचा। और क्या हो सकता है सर? मान लो बैंक्स की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको, बैंक को अगर कुछ भी हलचल दिखी कोई भी अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा अचानक से, बैंक की जिम्मेदारी बनती है टू रिपोर्ट इट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब भाई बैंक, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, उसके पास इतने सारे बैंक अकाउंट है,
नजर कैसे रखे? तो भाई एआई का टूल लगा दिया उस पर, अब अचानक से कुछ भी तुम्हें हलचल मचल दिख रही है ना, मतलब इसके अकाउंट में साला गरीब आदमी अचानक से 1 करोड़ रुपए आ गए, एआई उस अकाउंट को टॉप पे लाके तुम्हें अलर्ट देगा कि देखो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, क्लिक करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट। गेटिंग इट? तुम्हें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है बोलो मेरी जान? रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पढ़ना एक बार। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायर्ड विजिलेंस which AI can assist in maintaining. AI can monitor data flows in real time. क्या बोला मैंने? एकदम रियल टाइम में तुमको डेटा फ्लो पता चलता है कि क्या चालू है हमारे बैकएंड पे। मेरे को ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो जनरली पहले क्या होता था, डेटा आता था, है ना, फिर महीने में एक बार बैठे, ओ ये अकाउंट में ऐसा किया है, चलो अब इस पे केस करते हैं। भाई 1 महीने बाद वो अकाउंट में जो भी किया वो सब रफा दफा करके क्लीन चिट बैठा है घर पे अपने, कुछ नहीं उखाड़ सकता है तो उसका आप, है ना। तो रियल टाइम में डेटा फ्लो पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और क्या हो गया? AI aids in classifying and labeling sensitive data, ensure proper handling, and AI can automate compliance reporting, reducing administrative वर्कलोड। ऑटोमेट कर दिया ना मैंने मेरा कंप्लायंस रिपोर्टिंग भी अगर किसको करना रहेगा ऑटोमेटिकली उसको रिपोर्ट चले जाएगा, हट मेरा एडमिन का काम बच गया। क्लियर है? तो ऑटोमेटिंग डेटा कंप्लायंस, लॉ की बात करिए यहाँ पे, ऊपर में क्वालिटी नीचे लॉ। फिर स्ट्रेंथनिंग डेटा सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब हुआ? अब मैंने जैसे बैंक का एग्जांपल दिया वो यहाँ पर भी फिट बैठता है ना। और क्या, जैसे कि मान लो व्हाट एल्स, कि मुझे दिख रहा है मेरे डेटा में कि अचानक से बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं। हाँ, अभी अपन चलो डेली एवरेज मानते हैं कि 150, 200, 300, मुझे भी एक्चुअल आंकड़े पता नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रोज के 150, 200, 300 आधार कार्ड बनते हैं। पर अचानक से दिख क्या आ रहा है अभी क्या सर, कि बॉस दिन के 1,00,000, 1,50,000, 5,00,000 आधार कार्ड बनने लग गए। अब ये कौन तुरंत आइडेंटिफाई करके देगा? जो उड़ाई है, UADAI, जो आधार कार्ड की अथॉरिटी है, उन्होंने अगर AI लगाया रहेगा तो दे कैन इमीडिएटली फाइंड दैट प्रॉब्लम। अगर नहीं तो फिर तुम बाद में रिपोर्ट्स लेके बैठोगे, तब पता चल रहा अरे ये महीने में ज्यादा बन गए, चलो ढूंढते हैं। भाई वो ढूंढ के वो आधार कार्ड नष्ट हो गए, वो लोगों ने फ्रॉड करके गायब हो गए इंडिया के बाहर, कुछ नहीं उखाड़ सकते, राइट। तो वही है, AI detects suspicious data access pattern, unauthorized access attempt, मशीन लर्निंग malware डिटेक्शन करता है, known unknown threats के बारे में। AI automates security patch management and monitors compliance with security policies। देखो I know थोड़ी wording stuff है, but you can definitely write in your own words। तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये wordings यूज करने की, ठीक है। हेडिंग सेटिंग्स वही रखना। ESG का कैच वही है कि तुम हेडिंग सेटिंग्स वही लिखो जो यहाँ पे दिया है, और अंदर तुम भाई उसके रिलेटेड बातें लिखो, बात खत्म। लास्ट इज व्हाट? डेमोक्रेटाइजिंग डेटा। लास्ट वन इज व्हाट बोलो? डेमोक्रेटाइजिंग डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मुझे बताना, मैंने सेल्स डिपार्टमेंट है मेरा, सेल्स डिपार्टमेंट, चलो सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है ना, जो टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, वो सेल्स डिपार्टमेंट से पूछ रहे इस क्वार्टर के सेल्स बता, इस क्वार्टर के क्या बता, सेल्स बता, ठीक है। अब डेटा देना है उनको। सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो बैलेंस शीट है ना उसका कोड वोड रहेगा, कोडिंग लैंग्वेज में उसको भेज दिया। अरे देखो आज ही घंटा समझेगा, क्या बात करते हो यार, कैसे समझेगा यार, क्या बात करते हो यार, ऐसे कैसे समझेगा? ये सर नो। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा AI की वजह से डेटा इको फ्रेंडली हो जाएगा, है ना। सॉरी नॉट इको फ्रेंडली, गलत वर्ड यूज कर लिया, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। जो भी डेटा एक्सेस कर रहा है, मान लो मुझे कोई डेटा कंज्यूम कर रहे हैं किसी कंपनी का जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, AI के बदौलत वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब भाई मुझे बताओ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को बताया मम्मी मैं EBT इतना कमाता हूं, पैट इतना कमाता हूं, पैसा कितना कमाया, हाँ समझो ना, बोतल डाल देगी भैया मम्मी सर में, EBT इतना, पैट इतना, ये क्या बात हुई? मेक इट सिंपल। तो AI वो एज पर रिक्वायर्ड कस्टमर उसको वो वैसा डेटा प्रोवाइड करेगा, डेमोक्रेटाइज करेगा।
encouraging widespread data use. इसकी वजह से क्या होगा? Widespread data use. Foster data-driven culture in organization. AI-powered search engines allow employees to quickly find relevant data. मेरे लिए जो relevant है तुरंत ढूंढ के मैं निकल जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं. AI ऑटोमेट करेगा क्या? डेटा एग्रीगेशन, एग्रीगेट करेगा. विजुअलाइजेशन मतलब चार्ट्स, पाई डायग्राम्स, वो सब में डालेगा. अरे ये सब एक्सेल भी करके देता है. एक्सेल में भी तो AI है, क्या बात करते हो? यस, तो दीज आर दी 4 बेनिफिट्स फॉर योर डेटा फॉर योर AI इंटीग्रेशन इन डेटा गवर्नेंस. क्या है सर? पहले क्वालिटी बढ़ेगा. दूसरा, लॉ कंप्लायंस ऑटोमेटिक हो जाएगा जी. CSVS का काम नहीं पड़ेगा. भाई क्या बात करते हो यार, ऐसे मत करो यार. CS की जरूरत ना पड़े तो भाई ऑटोमेट हम करके देंगे ना भाई, तो क्यों लोड लेता है? और इतना ही मशीन पे भरोसा मत रख, क्योंकि भरोसे वाले ही भरोसे वाले रहते हैं. तो CS तो चाहिए बहुत. तीसरा, डेटा सिक्योरिटी स्ट्रेंथिंग होगा एंड डेमोक्रेटाइजिंग डेटा. सब डेटा यूज कर सकते हैं. इको फ्रेंडली डेटा हो जाएगा. इको फ्रेंडली नहीं, यूजर फ्रेंडली. मूर्ति थोड़ी है इको फ्रेंडली, सॉरी, यूजर फ्रेंडली. ठीक है. फिर अभी देखो तुमको दिया है यहाँ पे रेगुलेटरी ट्रेंड्स इन AI रेगुलेशन. AI रेगुलेशन में किस तरीके से इंप्रूवमेंट होते गया. अपने लिए काम करनी है, अपने लिए DG इन AI ये जरूरी था, उसके बेनिफिट जरूरी थे. ठीक है. अब ये सब तुम काट कूट सकते हो, जो मैंने काटा हटाओ सकते हो तुम. अब पॉइंट नंबर 3 आता है DSCI. अब पॉइंट नंबर 3 क्या आता है? बोलो मेरी जान. DSCI. सर DSCI का फुल फॉर्म क्या है? डेटा प्रोटेक्शन सील. ये ऐसा है देखो, DPS ऑफ DSCI है ना. समझो सर ये क्या है. पहली चीज तो सर DPS DSCI ये कौन है एक बार बताओ, समझो. जो DSCI है दैट इज डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाट बोलो? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. काउंसिल है, ठीक है. काउंसिल समझ गया सर. काउंसिल को तो अथॉरिटी है ना, जिसका काम क्या है? डेटा सिक्योरिटी इंडिया भर में फैलाना. ठीक है. तो सर DPS क्या है? DPS है डेटा प्रोटेक्शन सील. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं खाने जा रहा हूँ. ये क्या है खाना? ये ORS का पैकेट पड़ा है ना. ये क्या है? ORS का पैकेट पड़ा है. अब ये ORS के पैकेट के ऊपर, या मान लो तुम चिप्स के पैकेट के ऊपर, मतलब ये चिप्स का पैकेट सेफ है खाने के लिए, ये तुम कैसे बता सकते हो? इतने इंग्रेडिएंट्स का तो अपने को घंटा नॉलेज है नहीं. बताओ, जो भी चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो पैक्ड, वो बिल्कुल 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 सेफ है, ये कैसे अश्योर्ड तुम रह सकते हो कि जो हम चिप्स खाते हैं हाँ भाई सेफ ही रहेगा भाई, थोड़ी ना जहर फिर मिलाएंगे भाई, मिलाया तो. व्हाट इज द अश्योरिटी दैट गिव्स यू द अश्योरिटी कि हाँ खा सकता है तू? क्या मैं बोल सकता हूँ फूड प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क होता है? अरे हाँ है ना, फूड प्रोडक्ट्स पे क्या रहता है? ISI मार्क होता है. बिल्कुल, हाँ सर याद आया. तो अगर कोई फूड प्रोडक्ट पे ISI मार्क है तो मैं बेझिझक खा सकता हूँ इसे. क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी टेस्टेड बाय ISI, और वो ISI तो भाई इंडिया की टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जो फूड टेस्टिंग वगैरह में है. तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हम खा सकते, कंज्यूम कर सकते हैं. पर सर अभी मुझे कोई वेबसाइट पे पेमेंट करना है. कोई वेबसाइट पे क्या करना है जी? पेमेंट. सर अचानक खाने से पेमेंट? अब समझो, अचानक मुझे कोई वेबसाइट पे पेमेंट करना है. मान लो कपड़े मंगाने, कपड़े है ना. इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत रैंडम से कपड़ों के ब्रांड के आए हैं. अब मैंने भी मंगाया भाई, 2000 रुपये डालो, फाइन लेजेंड्स करके है. उसने बोला था 21 तारीख को आएगा डिलीवरी, अब तक आया नहीं है भाई. पैसे भर दिया हूँ मैं, बेवकूफ़ी कर दी. कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहिए था, पर भर दी. अभी देखते आया तो आया, नहीं आया तो फिर डूब गए पैसे. अब उस साइट पे पेमेंट करना सेफ है ये कैसा पता चलेगा? खाने के प्रोडक्ट पे तो ऐसा है मार के वाओ मस्त, पर वेबसाइट पे पेमेंट करना है, ये वेबसाइट पे पेमेंट करना सेफ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सर क्या करना है? अरे भाई तेरे डिटेल्स जा रहे, तू पेमेंट कर रहा है, कल को जाके उन्होंने नहीं दिया तो तू क्या करता? तो इसीलिए जैसे ISI मार्क खाने के लिए है, वैसे ही पेमेंट वेबसाइट्स के लिए DPS है, डेटा प्रोटेक्शन सील. अगर तुमको वहां पे कहीं पर भी DPS दिखता है, पावर्ड बाय DPS या कुछ तो भी DPS लगाया हुआ है उस वेबसाइट पे, ऐसे दिख के आता है, देन वी आर कंफर्टेबल टू पे. मतलब हाश गवर्नमेंट वेरीफाइड है, पैसा अपना सेफ है, एंड उधर में जो कार्ड डिटेल्स वगैरह भी डालता हूँ ना, दैट इज सेफ. गेटिंग इट? तो जरा ध्यान देना, DSCI ये काउंसिल जो है
है ना अथॉरिटी है, उसने ही डेवलप किया है डीपीएस, डेटा प्रोटेक्शन सील, टू एंश्योर सिक्योर एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पर्सनल डेटा बाय प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री. दिस इनिशिएटिव will function similar to ISI mark, offering users assurance their data is handled in accordance with privacy and security standards. ठीक है, तो जो भी वेबसाइट में तुमको DPS मार्क्ड दिखता है, हाश सेफ है, कोई लोड वाली बात ही नहीं है बॉस. ठीक है, अब देखना DPS के कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, एग्जाम में सवाल आ सकता है. इसके अंदर का क्वेश्चन 1, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPS. बहुत आसान, क्या है डीपीएस का सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट्स ले रहा है या ऑनलाइन डेटा कलेक्शन कर रहा है लोगों से, दैट शैल बी अ वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. दैट शैल बी व्हाट, अ वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. कल को जाके अगर मैंने धंधा खोला डीपी चड्डी बनियान और ऑनलाइन पेमेंट्स ले रहा हूँ, ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, भाई सेंसिटिव डेटा तुम्हारा पता चल जाएगा, चड्डी की साइज भी, हाँ सॉरी, हाँ. तो भाई मुझे अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ेगा एंड सर्टिफाई करवाना पड़ेगा डीपीएस से. क्यों कराते हो सर, कंपलसरी है, इट इज नॉट कंपलसरी, बट इससे पब्लिक पूरा का पूरा भरोसा करेगी ना यार मेरे पे, फिर भाई जो बिकेंगे मेरी चड्डी में नहीं, सवाल ही नहीं आता. सो वेरीफाई एंड सर्टिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्लाई विद डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी नॉर्म्स हेल्प्स यूजर्स टू आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म दैट हैंडल पर्सनल डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब तुमको भी पता चलेगा ना कौन सा प्लेटफॉर्म पर्सनल डेटा रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करता है. असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लाइंग विथ डीपीडीपी एक्ट एंड अपकमिंग रेगुलेशन. है ना, ऑर्गेनाइजेशंस की मदद भी करता है डीपीएस कि किस तरीके से तू डीपीडीपी एक्ट को फुलफिल कर सकता है, मतलब फॉलो कर सकता है. एंड बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन हैंडलिंग डेटा. बट ऑब्वियस, तो ये बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव है. फिर क्वेश्चन 2, ये लाना क्यों पड़ा, है ना, चैलेंजेस, क्योंकि भाई डेटा प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा अभी आजकल आ गया था. जैसे कि एग्जांपल्स दिए, यही एग्जाम में लिखो अगर आया तो. जैसे कि क्या है, डीप फेक. डीप फेक क्या होता है सर, अरे डीप फेक मतलब शरीर किसी और का, चेहरा तेरा, बोल कोई और रहा है, आवाज तेरी, दैट इज डीप फेक. जिसकी वजह से भैया बहुत कांड किससे हुआ है, राइट. तो ये चीज़ ना हो इसलिए डीपीएस. दूसरा रैंसमवेयर. रैंसमवेयर पता है क्या होता है, रैंसमवेयर एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारा डेटा चोरी नहीं होता है, तुम्हारा डेटा लॉक हो जाता है. हाँ, मतलब क्या, मान लो कल को जाके यूनिक एकेडमी के लेक्चर्स, यूनिक एकेडमी के एप्लीकेशन में कोई रैंसमवेयर घुस गया और वो रैंसमवेयर क्या करेगा, लेक्चर लीक वीक नहीं करेगा जी, है वह छोटी बात, हम तुम्हारा धंधा ही नहीं चलने देंगे, धंधा ही नहीं चलने देंगे. ये मतलब समझो ना यार, हमको क्या है, डेटा गया, चले गए लेक्चर्स बाहर मार्केट में, चले गए, ये बैच का तो पैसा आ गया ना, बात खत्म, चले गए मार्केट में लेक्चर्स. तुम समझो ऐसा ऐसा का बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है, हम लोग बहुत एथिकली काम करते हैं, बट गिविंग यू एन एग्जांपल, है ना, चला गया. तो वहाँ पे वो जो हैकर है उसका फायदा क्या हुआ, घंट कुछ नहीं, है ना. लेक्चर्स मार्केट में कितना, 1 साल 2 साल, 1 साल मैक्सिमम. और बच्चे कोई भी पुराने लेक्चर्स प्रेफर नहीं करते, अगले बैच में वो लेक्चर खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट. तो मुद्दा क्या हुआ, फायदा ही नहीं हुआ, मार्केट में लीक करके. तो रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसमवेयर करता है तुम्हारे फाइल्स को लॉक. मतलब क्या कि अब जो अपने बच्चे जिसने लेक्चर खरीदे हैं वो लोग लेक्चर्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन के जरिए, कर ही नहीं पाएंगे जी, कर ही नहीं पाएंगे. सेम गोज विथ यूट्यूब. यूट्यूब हाँ हमारा एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग कई डेटा लीक नहीं कर रहे, लॉक कर दिया, और फिर कोई रैंडम जरिए से कांटेक्ट आता है, इतना इतना पैसा दे दो हम आपका फ्री कर देंगे, पैसा दो फ्री करा लो, ऐसी वाली बात है. अभी घंट किसको मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, हमारा करके बताओ, नहीं, आई नो यू कैन डू इट. भाई दुनिया में भाई बड़े बड़े बैंक बैठे हैं भाई, बड़े बड़े लोग, हम छोटे लोग, हमारे तरफ नजर उठा के मत देखो भाई, ठीक है ना भाई. हाँ भाई, तो ये डीप फेक हो गया, रैंसमवेयर हो गया. फिर क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अटैक्स. मतलब क्या ये, तुमको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पता है कि नहीं, दैट इज नॉट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मतलब क्या, अरे मतलब तुमको तुम्हारा इंस्टाग्राम का पासवर्ड ही डालना पड़ेगा एंड फिर ओटीपी भी आएगा. भाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहने के बावजूद हैक हो रहे, तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है डीपीएस लाना. एंड लास्ट साइबर थ्रेट्स, जो कि तुम्हारे कौन है, साइबर थ्रेट्स. एआई का इस्तेमाल करा जा रहा है, किसका, एआई का ही इस्तेमाल करा जा रहा है ये करने के लिए, साइबर थ्रेट्स करने के लिए, सिस्टम्स वगैरह पे अटैक करता है.
गेटिंग इट? तो दैट्स व्हाई डीपीएस इज नेसेसरी। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, डीपीएस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आता है डीपीओ। सर डीपीओ क्या है? डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। अरे है ये कौन सा ऑफिसर सर? अरे तुम्हारे जैसा चीफ रिस्क ऑफिसर था, सीआरओ, वैसे ही समझो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। कि बोला गया है कंपनीज में डीपीओ आना ही आना चाहिए, जिसका काम रहेगा डेटा प्रोटेक्शन। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स डीएससीआई है ना, जो डीएससीआई जो काउंसिल है वो खुद ट्रेन कर रही है एंड सर्टिफिकेशन दे रही है कि भाई तू अभी एक डीपीओ है, मतलब तू कोई भी कंपनी में एज अ डीपीओ जॉब कर सकता है ना। इसका एक खुद का प्रोग्राम है, डीएससीआई सर्टिफाइड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोग्राम, मतलब वो एज अ ऑफिसर फिर तू कंपनी में जॉब कर सकता है ना। अब ये ऑफिसर का काम क्या रहेगा? ये कोर्स करके तुमको मिलेगा क्या? तो आइडेंटिफाई डीप फेक रिलेटेड सिक्योरिटीज इशू, एंश्योर कंप्लायंस विद डेटा प्राइवेसी लॉ, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो ये तो बहुत आसान है ना। अब ये जो डीपीओ बोलो या डीपीएस बोलो है ना, ये अब एप्लीकेबल करवा दिया गया है क्या? ये हर एक जगह पे डाल दिया गया है क्या? तो नहीं, अभी अपन फर्स्ट फेज में है ना, जिसको बोलते हैं अपन पायलट फेज। जिसको क्या बोलते हैं? पायलट फेज। पायलट फेज में अभी तक सिर्फ दिल्ली बेंगलुरु में पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये ट्राई कर रहे हैं अपन, ठीक है। सक्सेसफुल मतलब ये सक्सेसफुल होगा ही, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है। कोई भी ऐसा अचानक पूरे इंडिया पे नहीं लागू कर सकते बाबू। पायलट फेज में है, दिल्ली बेंगलुरु में चल रहा है, फिर उसके बाद फ्यूचर प्लान्स में अभी आएगा तब आएगा, ऐसा है ना। एंड लास्ट डीपीएस का क्या यूज है? डीपीएस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? 1 मिनट यार, आईपैड चार्जिंग लगाने दो। यस हाँ जी, है ना। फिर क्या है? क्यों डीपीएस क्यों इंपॉर्टेंट है? इट विल हेल्प यू टू कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक थ्रेट्स, encourage करेगा प्लेटफॉर्म को कि वो हाई से हाई प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करे, enhances साइबर सिक्योरिटी रेसिलेंस एंड ensures यूजर डेटा इज हैंडल्ड विद केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी ड्राई टॉपिक, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया अबाउट 3 थिंग्स। डीएससीआई क्या था? उसने डीपीएस लाया है ना, और वही ट्रेन कर रहा है डीएसओ को, डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। खत्म बात। सॉरी, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, है ना। अब एक देखो, एक केस स्टडी है तुम्हारी दी गई, दैट इज सन फार्मा की केस स्टडी। किसकी केस स्टडी है बोलो? सन फार्मा की केस स्टडी। एक बार बता देता हूँ क्या है, अब मैंने शायद रेगुलर लेक्चर में इसका जिक्र किया है ना। अब देखो सन फार्मा कौन सी कंपनी है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का हो गया था रैंसमवेयर। सर रैंसमवेयर मतलब क्या था? मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रैंसमवेयर मतलब क्या? डेटा में घुस के डेटा लॉक कर दिया। लीक किया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं किया, है ना। कहानी बता रहा हूं, डेटा अब तक तो लीक किया नहीं उन्होंने, पर डेटा में घुस के डेटा में रैंसमवेयर मतलब लॉक कर दिया। तो रैंसमवेयर इज लाइक अ डिजिटल हॉस्टेज बोल सकते हो, ठीक है, जहां पे हैकर्स लॉक अ कंपनीज इंपॉर्टेंट फाइल एंड डिमांड मनी टू अनलॉक देम। बेसिक वही है, कंपनी लॉक कर देती है एंड डिमांड मनी टू अनलॉक देम। क्लियर है? अब हुआ क्या था देखना, सन फार्मा कंपनी, उसमें घुस गया था रैंसमवेयर। सन फार्मा डिस्कवर्ड द साइबर अटैक्स एंड आइसोलेटेड अफेक्टेड सिस्टम्स। घुस गए एंड जो इंपॉर्टेंट डेटा है वहां घुस गए। अब एक बात बताना मुझे सर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या जरूरत पड़ी है? मतलब उसका डेटा हुआ क्या ही है इतना, दवाई तो है। अरे भाई तुम समझो, तुम अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हो, तुम्हारे साइंटिस्ट ने मिलकर कैंसर को लड़ने की दवाई बना दी, है ना, किसकी? कैंसर की लड़ने की दवाई बना दी, एंड वो लीक हो गया। वाट लग जाएगी तुम्हारी, वाट। क्यों सर वाट? मतलब नॉट एज सच वाट कि जेल में चले जाओगे वगैरह वगैरह, तुम्हारी बिजनेस गया, धंधा गया, प्रॉफिटेबिलिटी गई। क्यों ऐसा? मार्केट में तेरे अलावा कोई नहीं बनाता, इट्स लाइक अ मोनोपोली। कैंसर की मेडिसिन चाहिए तो इट इज ओनली सन फार्मा, गिविंग यू द एग्जाम्पल, है ना। नॉट एग्जैक्टली सन फार्मा की है कैंसर की, गिविंग यू द एग्जाम्पल, है ना। सेम गोज विथ कोविड-19 की मेडिसिन वॉज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूशन, है ना। वो फॉर्मूला बाहर लीक हो गया, वाट लग जाएगी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की। यस, तो मुद्दा वही है, धंधा बचाना है तो भाई जो तुम्हारे कोर है, मोनोपोली है, उसको जपो, उसको संभाल के रखो। वो तुम खो दिए तो खत्म बात।
तुम्हारी क्या रहेगी फिर मार्केट में वैल्यू? तू जो दवाई बनाती है वही सब बनाती है, मार्केट में प्राइजेस कम, पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का धंधा जाएगा। गेटिंग इट? तो बात वही, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सिक्योर देयर डेटा, ऑल्सो फॉर द पेशेंट्स। अरे मान लो मतलब कोई पेशेंट है जिसको एड्स हो रखा है, उसका डेटा इस कंपनी के पास है क्योंकि ये दवाई देती है उसका। अब कोई हैकर के पास उसका नंबर चला गया, हैकर उसको कॉल करके डरा रहा धमका रहा है, भैया बता दूंगा, भैया वाट लगा दूंगा, पूरे बिल्डिंग में बता दूंगा तेरे को हो रखे एड्स। अब वो तो एक बीमारी है, शर्मनाक है, क्या कर सकते हैं, हो गया। अब ये सिचुएशन में भाई को डिमांड कर रहे 1 करोड़ रुपए दे दे वरना बता देंगे जी तेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास है। वो क्या करेगा, झक मार के 1 करोड़ दे देंगे। तो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर डेटा फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर देयर कस्टमर्स। समझ रहे हो? तो सन फार्मा में घुस चुका था, क्या घुस चुका था जी? डेटा घुस चुका था। इसमें कोर क्या हुआ था? वही कंपनी का जो सेंसिटिव डेटा था। सेंसिटिव डेटा क्या था सर? अरे गधड़े, नाम ही सेंसिटिव डेटा है, क्यों डिस्क्लोज करेंगे इधर, मुझे भी क्या पता है ना। कंपनी का जो सेंसिटिव डेटा था वही बोला है, देखो, कन्फर्मिंग द थेफ्ट ऑफ सेंसिटिव कंपनी एंड पर्सनल डेटा। क्या था सर? हाँ, फिर वो सेंसिटिव क्या रहा? क्या बात करते हो यार, सवाल नहीं पूछेगा कोई ऐसा। तो सेंसिटिव डेटा पर रैंसमवेयर लग गया। अब ये चीज उन्होंने बहुत कर्टेन करने की कोशिश की पर वो गई नहीं, मार्केट में बाहर न्यूज आई, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, शेयर प्राइस गिरा, यू कैन चेक इट, है ना। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है, फार्मा सेक्टर साइबर अटैक्स को लेके बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल। क्यों? नंबर 1 रीजन, एग्जाम में रीजन पूछ सकता हूँ, बता देता हूँ। नंबर 1 रीजन, हाई वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब क्या सर? तुम्हारे पास एक मिनट गाइस, हाँ जी गाइस, वही क्यों वल्नरेबल है फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फार्मास्यूटिकल का एरिया टू साइबर अटैक्स? नंबर 1 आ गया तुम्हारा हाई वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। IPR जो मेरा है, सिर्फ कैंसर का मेडिसिन है, सिर्फ मेरा है भाई मार्केट में डिमांड है उसकी, पैसा मिलता है तगड़ा, चला गया, लीक हो गया है, बैंड बच गई। समझ रहे हो? तो मुद्दा वही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है इनके लिए। सेम क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनके लिए वैल्यूएबल है क्या? कार कंपनीज के लिए नहीं, उनका तो दिख रहा है ना, मर्सिडीज का ये लोगो है, कोई यूज़ नहीं कर सकता है बस। फिर एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डेटा। यस, जैसे मैंने कहा, पेशेंट्स का रिकॉर्ड है इनके पास, एनीबडी कैन ब्लैकमेल एनी पेशेंट अगर उनका डेटा लीक हो गया, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लीक हो गई तो, है ना। फिर क्या बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन रिस्क। मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा कम ये रहती है, उनमें सप्लाई चेन होता है, जैसे वेंडर्स बहुत रहते हैं बीच में, थर्ड पार्टीज बीच में बहुत रहती है ना। मतलब मैं सिरिंजेस किससे खरीदता हूँ, मेडिसिन का ये कंपोनेंट मैं ये इससे खरीदता हूँ तो वो कंपोनेंट उससे खरीदता हूँ। देयर आर मेनी मिडलमैन, और एक भी मिडलमैन अगर भरोसे वाला निकल गया तो वाट लग जाएगी जी, वाट लग जाएगी। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। सिंगल वीक लिंक, एक भी भरोसे वाला निकला तो भाई पूरा का पूरा डेटा ब्रीच खत्म हो जाएगा, है ना। ग्लोबल ऑपरेशंस इंक्रीज अटैक सरफेस, मेनी फार्मा कंपनीज ऑपरेट ग्लोबली, है ना। सिर्फ यहाँ इम्पैक्ट नहीं होगा, बाहर के भी तो लोग हैं भाई, इंडिया का नाम खराब, ये सब खराब, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, है ना। तो दिस कैन अफेक्ट मल्टीपल कंट्रीज एंड वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज। तो सिंपल सी बात है, क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए? प्रॉपर बजट एलोकेशन होना चाहिए। वही बात है, अभी तुम ये रीडिंग दे सकते हो, मैंने तुमको बताया कोर क्या, एक बार रीडिंग दे देनी है केस स्टडी को, ज़्यादा कुछ नहीं। तो तुम टेक अवे देखो, इधर क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या है तुम्हारा? क्राइसिस रिस्पॉन्स प्लान है ये तुम्हारा, समझा? आई होप सो यू गेट इट। तो यस, दिस वाज अबाउट योर फार्मा कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल पे क्या साइबर अटैक्स हो सकते हैं, है ना। Here comes an end to your data governance के amendments, बहुत ज़्यादा क्रूशल थे इस अटेम्प्ट के लिए। फिर भाई चैप्टर 13 में एनवायरनमेंट एंड फिर उसके बाद ग्रीन इनिशिएटिव्स। वो डब्बे आए हैं, जिसको रीडिंग देने के बाद रीडिंग दे दो, मेरे हिसाब से नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, इतना इस चीज़ का लोड नहीं लेना चाहिए अपन ने जीवन में, क्योंकि ESG में स्कोरिंग के लिए और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। क्लियर है? चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20 इसके अमेंडमेंट्स मैंने तुमको, मतलब अमेंडमेंट्स या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आई है वो मैंने तुमको ऑलरेडी ड्यूरिंग द रिवीजन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देख लो, दैट्स इट, ये हो गया। एंड एक छोटी सी चीज़ है
है ना, एक छोटी सी चीज़ है, मतलब मैंने शायद से तुम्हें रेगुलर लेक्चर के टाइम बताया ही होगा, आई डोंट रिमेंबर, बता लो, सुन लो, कि अगर तुम टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में आते हो, किस में आते हो मेरी जान, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में आते हो, तो तुम्हारे लिए कोरम कुछ और बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा सर कोरम, तो तुम्हारे लिए कोरम बन जाता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या तो 3 डायरेक्टर्स, है ना, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या तो 3 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर, जिसमें से एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, है ना। बस इतना सा बात है, बाकी सब इसमें जो जो चीज़ें करी गई है वो मैंने तुमको रिविजन्स के टाइम बोलो या रेगुलर लेक्चर के टाइम बोलो, वो सब कराया है। अरे तुम एक बात समझो, ये जो पूरी सप्लीमेंट होती है पूरी अमेंडमेंट्स नहीं होती है। जब भी इंस्टीट्यूट मॉड्यूल इशू कर ही रहेगी, मान लो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल इशू किया था इन द मंथ ऑफ फॉर द अटेम्प्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 या चलो जून 24 के लिए मॉड्यूल इशू करी है, फिर उस मॉड्यूल में जो बातें हैं वो तो है, जून 24 के बाद क्या क्या है वो सब है अभी तक के। तो तुम भाई दिसंबर 24 पढ़ा लिया अपन ने, अभी जून 25 पढ़ा रहे, तो वो सब इंकलकेट करके ही पढ़ाते हैं। जो एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने इस वाले लेक्चर में ले ली। क्लियर है, तो तुम्हें बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कवर कर दिया मैंने तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स या तो रिविजन में। प्लीज़ वॉच इट एंड आई होप सो आपकी और मेरी ESG की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी, है ना। दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर प्रोबेबली, जब तक मेरे मन में कुछ खुराफाती ना आए, कुछ और चलो एक और कुछ डाल देता हूँ, है ना। मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर बीइंग अमेंडमेंट्स। ये वाला एक एक्स्ट्रा तरीके से कर लो, ये भी मैंने मोस्टली बताया ही है, बट स्टिल मेरे को याद नहीं आ रहा था, बताया नहीं, इसके लिए बता दिया मैं इधर। ठीक है जी, ऑल राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ एंड वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, आई होप रियली, मैं उस दिन गिन रहा था ESG की जो रिविजन्स है, ESG को जो रिविजन्स कराए है ना, उसमें 35 आवर्स का रिविजन है ना, समझ रहे हो तुम, कवरिंग ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक, 35 आवर्स का रिविजन है। इतना एग्जॉस्टिव मुझे नहीं लगता आपको कहीं और मिलेगा भी, राइट। तो ये बस मेरी तरफ से एक छोटा तोहफा मेरे CS प्रोफेशनल वालों को, माय ESGians आप लोगों के लिए। तो 35 घंटा आई होप सो आपने देख लिया है, अभी भी नहीं देखा होगा तो इम्पोर्टेंट वाले देख लेना, अभी तो मैंने कहा होगा सब देखो क्योंकि समय ही कितना बचा एग्जाम्स के लिए। 35 घंटे का रिविजन फ्रॉम दी लास्ट मंथ वी हैव स्टार्टेड ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते, मार्च एंड में शुरू किया था, ग्रेजुअली मैं सारे रिविजन्स तुम्हारे करा दिए, है ना। अभी भी आपने कोई रिविजन नहीं देखा होगा तो मेक श्योर करो आप देख लो जो टॉपिक आपका वीक है। क्लियर है, तो विद दिस आई एंड एंड भाई आई रियली होप कि मुझे तुम लोग की शक्ल दोबारा ना देखने मिले। सर ऐसा क्या कह रहे हो, अरे भाई स्टूडेंट्स के रूप में, है ना। बस सब जीवन में बहुत कठिनाई है सहेली, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव तो वॉज लाइक हाफ मर्डर ही हो चुका था वहाँ पे, है ना। तो एग्जीक्यूटिव वॉज नाइटमेयर स्कैरी, वो हो गया। प्रोफेशनल है, बहुत आसान है प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव के मुकाबले बोल रहा हूँ जाके पढ़ी। अभी तुमको ऑप्शन देना सर एग्जीक्यूटिव पढ़ो या प्रोफेशनल सर, थियरी अच्छा मजा आता है ना, नंबर भी मिल जाते हैं। तो मेक श्योर करो तुम मुझे प्लीज फिर से स्टूडेंट के रूप में ना दिखो, जितने भी मेरे रेगुलर बैच के हो, यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो, एनी पर्सन, है ना। बेस्ट विशेस टू यू गाइज एंड जल्दी 25 क्या, अभी 25 क्या आएगा, अगस्त, अभी अगस्त वाला है, हाँ। तो 25 अगस्त को एक मैसेज आ जाना चाहिए मुझे, भले ही तू मेरा रेगुलर है या यूट्यूब स्टूडेंट है, कि सर क्लियर्ड ग्रुप 1, यस सर क्लियर्ड CS, नाउ आई एम ऑफिशियली CS। क्योंकि भाई मैं कहूँगा इसके बाद जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, अब मेन मुद्दा, अब रियल गेम आएगा फिर उसके बाद। तो बस वो रियल गेम को मद्देनजर रखे हुए अभी पढ़ाई करो कि वो रियल गेम में पहुंचना है यार, ये बच्चों वाला खेल अभी बहुत हो गया, ठीक है, रियल गेम में पहुंचना है। तो उस हिसाब से जान डाल दो, एक फाइनल पुश दे दो। एंड भाई अगर तुम्हें कभी भी कुछ लगे, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी, टेलीग्राम पे मेरा कॉन्टैक्ट है, तुम्हारा मेजॉरिटी बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। ऑल राइट, अब देखता हूँ मैं तुम्हारा, एक बार लाइव जाऊँगा मैं, तो एक 15 मिनट्स ही लाइव रहूँगा,
तकरीबन कब सर, 30 या 31 मई को, है ना, 30 या 31 मई को ऐसे ही लाइव, कुछ नथिंग स्पेसिफिक, जस्ट ऐसे ही लाइव आऊँगा, फ़ोन से आएंगे जूम मीटिंग पे, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालूंगा वो। मैं उस समय गोवा रहूँगा भाई, पता है तुम्हें, मैं रहूँगा गोवा, तुम्हें मैं 30 मई को करूँगा वहाँ से जूम मीटिंग और सारी चीज़ें बताऊँगा, सिर्फ 10-15 मिनट, तुम भी थोड़ा चिल हो जाओ ना यार, मुझे पता है क्या प्रेशर होता है वो, अ बिट रिलैक्स एंड देन मोटिवेट्स यू फॉर गिविंग योर एग्जाम्स। ऑलराइट, तो चलो भाई, साइनिंग ऑफ दिस साइड प्रोफेसर दर्शन धोखा, एंड आई होप सो आपकी और मेरी ESG की जर्नी बहुत प्यारी रही, है ना। एंड एक और चीज़, आखिरी बार भाई, आखिरी बार वीडियो को लाइक कर देना एंड डेफिनेटली कमेंट, नॉट ओनली कमेंट अबाउट दिस अमेंडमेंट लेक्चर बट कमेंट अबाउट आवर ESG जर्नी, है ना। आखिरी बार कर दो, फिर भाई खत्म होगी, इसके बाद नहीं है कुछ, ठीक है, आखिरी बार कमेंट कर दो सभी। सी यू गाइस।